महाराज महाराज, हमने पूरा कक्ष छान मारा, पर राजकुमारी फिर से गायब हो गई है। क्या? तुम क्या कह रहे हो सैनिक? तुम लोगों ने ठीक से निगरानी नहीं किया क्या? माफ कीजिएगा महाराज, हमने कोई चूक नहीं की, पर जैसे ही आधी रात हुई, कमरे के भीतर से हल्की सी हवा की आवाज आई और फिर राजकुमारी अदृश्य हो गई। हे भगवान, मेरी बेटी, मेरी वसुधा, उसे क्या हो गया है? हर रात उसे कौन ले जाता है? कहाँ जाती है वो? क्या किसी ने उस पर कोई जादू किया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं माँ हूँ, अब और नहीं सह सकती ये सब। महारानी, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, पर हम कमजोर नहीं पड़ सकते। हमारी बेटी है वो, पर अभी तक हमें यह समझ नहीं आया कि हमारी पुत्री रात को जाती कहाँ है और सुबह होते ही बिस्तर पर आ जाती है और उसे कुछ याद भी नहीं रहता। यह तो बहुत ही गहरा रहस्य है, पता नहीं कब सुलझेगी। महाराज, ये कोई सामान्य बात नहीं है। राजकुमारी का हर रात इस तरह गायब होना और फिर सुबह जैसे कुछ हुआ ही ना हो, यह किसी शक्तिशाली टोने या तंत्र का काम लगता है। मंत्री जी, अब यही एक मार्ग शेष है। घोषणा करवा दीजिए, जो भी मेरी बेटी को इस रास्ते से मुक्त करेगा, उसे राज्य का आधा हिस्सा मिलेगा। मेरे लिए मेरी पुत्री का शोक मेरे राज्य से अधिक मूल्यवान है। जी महाराज, मैं तुरंत सैनिक को आदेश देता हूँ। हर गांव, हर नगर में यह समाचार पहुँचेगा। शायद कोई उम्मीद की किरण कहीं से जगे। अगले दिन गांव के चौक पर सैनिक ढोल के साथ ऐलान करते हैं। सुनो सुनो सुनो, महाराज की ओर से ऐलान है। जो भी राजकुमारी के रहस्य को सुलझा देगा, उसे राज्य का आधा हिस्सा मिलेगा। राज्य की हर संपत्ति, हर धरोहर में उसका आधा अधिकार होगा। गांव में सभी लोग बात कर रहे थे, तभी भीड़ में से एक साधारण किसान बिरजू आगे आता है। देखो भाग्यवान, ये मौका हमारे दरवाजे आया है। मैं महल जाऊंगा, शायद मैं ही उस रहस्य का हल निकाल लूं। हमारे दिन बदल सकते हैं। क्या कह रहे हो जी? इतने बड़े बड़े विद्वान, राज के लोग कुछ कर नहीं पाए, और आप एक साधारण किसान क्या कर पाएंगे भला? तू मेरे ऊपर यकीन कर। जब पूरे राज्य के ज्ञानी असफल हो गए, तब किसी सीधे सच्चे दिल वालों की बारी आती है। किस दिन मेरा दिमाग काम आएगा बताओ? मैं देखना इस रहस्य को यूं सुलझा दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। भगवान करे जी, आप सही साबित हो। हमारे सपने कब से अधूरे हैं। अगर तुम्हारी चतुराई से पूरे हो गए, तो पूरे राज्य में तुम्हारा नाम होगा। बिरजू सज सवर के गांव से निकलकर जैसे ही बिरजू महल के दरबार में प्रवेश करता है, तभी मंत्री वहां पर आते हैं। कौन हो तुम जो महल में घुसे आ रहे हो? मंत्री जी, मैं बिरजू, आपके राज्य का एक गरीब किसान। सैनिक ने जो ऐलान किया है, वही सुनकर मैं यहाँ आया हूँ और राजकुमारी का सत्य सबके सामने लाने की कोशिश करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हारा भी ज्ञान। चलो मैं महाराज से कहता हूँ। फिर मंत्री राज दरबार में जाते हैं। महाराज, एक और व्यक्ति आया है। नाम है बिरजू, एक साधारण किसान, गांव से आया है। किसान? ठीक है, अंदर भेजिए। बिरजू हाथ जोड़कर भीतर आता है। प्रणाम महाराज, मैं बिरजू आपके राज्य के एक छोटे से गांव से आया हूँ। सुना है आपकी पुत्री को कोई रहस्यमय कष्ट है। मैं उसे समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ। बिरजू, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरी पुत्री हर रात गायब हो जाती है और सुबह वही अपने कक्ष में मिलती है।
हमने विद्वानों, तांत्रिकों और योद्धाओं को बुलाया, पर कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। तुम कैसे कर पाओगे? महाराज, मैं जानता हूँ मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर मेरा मन साफ है, नियति सच्ची है और मेरी आंखों में वो धैर्य है जो शायद अब तक किसी ने नहीं दिखाया। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। अगर मैं असफल हुआ तो दंड मुझे स्वीकार है। ठीक है, तुम्हें 1 माह का समय दिया जाता है। अगर सफल रहे तो आधा राज्य तुम्हारा होगा, और अगर असफल हुए तो राज्य की मर्यादा के अनुसार तुम्हें दंडित किया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। फिर बिरजू महाराज के साथ राजकुमारी के कक्ष में जाते हैं। बेटी, यह बिरजू है, हमारे राज्य से तुम्हारे रहस्य को सुलझाने आया है। पिताजी, आप तो जानते हैं ये सब मेरी मर्जी से नहीं होता। मैं भी थक गई हूँ इस रहस्य से। राजकुमारी जी, मैं यहाँ आपका दुख समझने आया हूँ, न कि सवाल पूछने। आप निश्चिंत रहिए, मैं कोशिश करूँगा कि अब हर रात का अंत एक नई सुबह से हो। फिर कुछ ही घंटों में सूरज डूब जाता है और रात गहरी हो जाती है। आज मैं एक पल को भी नहीं झपकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मेरी आंखें सिर्फ सच को खोजेगी और राजकुमारी पर पैनी नजर रखेगी। घंटों बीतते हैं, बिरजू राजकुमारी को देखता है, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, थोड़ी थकान में उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। राजकुमारी तो सो रही है, मेरी आंखें तो काम नहीं कर रही है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक झपकी ले लेता हूँ, फिर तुरंत उठ जाऊंगा। और जब आँख खुलती है, हे राम, राजकुमारी कहाँ गई? मैंने एक पल के लिए झपकी ली और सब कुछ खो दिया। हे भगवान, मुझे क्या हो गया था? थोड़ा सा अपना नींद बर्दाश्त नहीं कर सकता था क्या? और फिर कुछ घंटों के बाद सुबह होते ही राजकुमारी अपने बिस्तर पर होती है। राजकुमारी, आप वापस कब आई? क्या मतलब? मैं तो यही थी, रात को सोई थी और अब जगी हूँ। मुझे कुछ याद नहीं। जो तुम किस बारे में बात कर रही हो? बिरजू, तो कुछ पता चला? राजकुमारी रात को कहाँ गई थी? महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने पूरी रात आंखें खोलकर बिताया, पर थकान की वजह से एक पल को आंखें लग गई और उसी समय राजकुमारी गायब हो गई। मैं जानता हूँ यह मेरी बड़ी चूक थी, पर मैं हार नहीं मानूंगा। बिरजू, तुम्हारा पहला दिन असफल रहा। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम इस रहस्य को सुलझा पाओगे? हाँ महाराज, आज रात मैं खुद से एक वादा करता हूँ, मैं एक पल को भी पल के नहीं झपकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार मैं राजकुमारी की कड़ी निगरानी करूंगा। तो ठीक है, तुम्हें एक और अवसर मिलता है, लेकिन याद रखो समय सीमित है और राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राजा चले जाते हैं। दिन भर के इंतजार के बाद जब रात होती है, आज कुछ भी हो जाए, मैं एक सेकंड के लिए भी आंखें नहीं झपकूंगा। ये मेरी परीक्षा है और मैं हार नहीं मानूंगा। रात गहराती है, महल शांत है। बिरजू पूरी एकाग्रता से राजकुमारी के कक्ष पर नजर गड़ाए हुए बैठा था। तभी कुछ बर्तन गिरने की तेज आवाज आती है। यह क्या था? कोई बिल्ली होगी शायद। वो हल्का सा पीछे मुड़ता है, लेकिन उसी पल नहीं, ये क्या? राजकुमारी फिर से गायब। हे भगवान, शायद यह रहस्य मेरे अकेले का बस का नहीं। अब मुझे अपने तांत्रिक मित्र की मदद लेनी ही होगी। सुबह होते ही दरबार में बिरजू उपस्थित होता है और राजा और मंत्री वहीं थे। बिरजू,
क्या इस बार कुछ जानकारी मिली? महाराज, इस बार महल में बर्तन गिरने की आवाज आई और जैसे ही मैं पलटा, राजकुमारी गायब हो गई। मुझे लगता है कि कोई भ्रम या तंत्र इस पूरे रहस्य को ढक रहा है। तो अब क्या करोगे बिरजू? महाराज, आज मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। मेरा एक तांत्रिक मित्र है, सिद्धि और दृष्टि में पारंगत। शायद वह इस रहस्य में मेरी सहायता कर सके। तुम भाग तो नहीं रहे हो बिरजू? तुम डर गए सजा से क्या? नहीं मंत्री जी, मैं इस धरती का पुत्र हूँ और अगर मुझे इसकी रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं आज शाम तक लौट आऊंगा उत्तर लेकर। तो जाओ, तुम्हारे पास अभी समय है। बिरजू झुककर प्रणाम करता है और जंगल की ओर बढ़ता है। रास्ता कठिन था। बिरजू थका हारा पेड़ के नीचे बैठ जाता है। चल भाई बिरजू, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो राजकुमारी का रहस्य सुलझा ले, वरना तो तेरी सामत पक्की है। वो गहराते जंगल में आगे बढ़ता है। तभी झाड़ियों में से एक जंगली कुत्ता गुर्राता हुआ निकलता है। हे भगवान, ये तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। ये तो मुझे काट ही लेगा। अरे बचाओ, कोई है? इस कुत्ते से तो मुझे बचा लो। भाग बिरजू भाग, अगर जान प्यारी है तो। वो तेजी से भागता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। कुत्ता नीचे भौंकता रहता है। अब मैं क्या करूं? ये नीचे से हट ही नहीं रहा। कितनी देर तक लटकूं इस पेड़ पर? घंटों बीतते हैं। तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है। अरे बिरजू, तू इस हालत में पेड़ पर क्यों चढ़ा हुआ है भाई? क्या बताऊं यार, नीचे ये कुत्ता खड़ा है, मुझे काटने को दौड़ा था। जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा। अरे मोती, ये मेरा मित्र है रे, शांत हो जा। ये वो है जिसने मेरी जान बचाई थी। कुत्ता चुप हो जाता है। अब उतारा बिरजू, तू तो बाल बाल बच गए यार। इस मोती को मेरी इजाजत के बिना जंगल में कोई पसंद नहीं है। भाई सच में, तू नहीं होता तो आज मेरा काम तमाम था। चल छोड़, अब बता, आज अचानक जंगल में कैसे आना हुआ? मित्र, मामला बहुत संगीन है। महाराज की पुत्री हर रात को वो अपने कक्ष से अचानक गायब हो जाती है और सुबह जैसे कुछ हुआ ही ना हो लौट आती है। न उसे कुछ याद रहता है, न कोई देख पाता है। मैं उसकी निगरानी में था, पर हर बार कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मेरी नजरों से ओझल हो जाती है। हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं लगती। कोई मायावी ताकत है या कोई बहुत गहरा रहस्य है। मुझे 1 महीने का समय मिला है। अगर मैं इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया तो महाराज मुझे दंड देंगे, और ये बात मेरे सम्मान की है मित्र। तूने एक समय मुझे गांव वालों से बचाया था, अब तेरा कर्ज उतारने का वक्त आया है। मैं तुझे अपने ज्ञान का आधा हिस्सा देता हूँ और साथ में ये दे रहा हूँ, एक जादुई डोरी। ये डोरी अदृश्य है, केवल तू ही इसे देख सकता है। जब राजकुमारी रात को सोने जाए तो ये डोरी उसके शरीर में हल्के से बांध देना और इसका दूसरा सिरा अपने पास रखना। वो जहाँ भी जाएगी तू उसके साथ साथ जा सकेगा। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। पर सुन, इसे किसी गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल मत करना, नहीं तो सारी तंत्र शक्ति निसफल हो जाएगी। नहीं मित्र, मैं तेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। तो जाओ मित्र, सच्चाई के पीछे चलो और जब ये रहस्य खुले तो मुझे जरूर बताना। बिरजू संकल्प के साथ वापस महल की ओर रवाना होता है। आज की रात मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर मैं असफल हुआ तो सब कुछ खो दूंगा, लेकिन अगर सफल रहा तो एक गहरा राज दुनिया के सामने होगा। वो राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी गहरी नींद में है। वहाँ डोरी धीरे से उसके चारों ओर लपेट देता है। माफ करना राजकुमारी, ये तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए जरूरी है। मैं तुम्हारा अपमान नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। और जैसे ही डोरी बंधती है,
अचानक एक चमत्कारी रोशनी होती है और राजकुमारी गायब हो जाती हैं। उस डोरी से बंधा होने के कारण ब्रजू भी अदृश्य हो जाता है और एक स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है। हे ईश्वर, ये कौन सी जगह है? ये तो हमारी धरती जैसी बिल्कुल नहीं लगती। हर तरफ रोशनी है, सुगंध है, जैसे मैं किसी सपने में आ गया हूँ। नहीं, ये सपना नहीं हो सकता, ये तो स्वर्ग लोक जैसा है। थोड़ा आगे बढ़ते ही ब्रजू देखता है कि एक सुनहरी गद्दी पर वही राजकुमारी बैठी थी, लेकिन वो अब एक परी के रूप में थी। हे भगवान, ये तो वही राजकुमारी है, लेकिन अब ये किसी महारानी जैसी लग रही है। चारों ओर सेविकाएं और एक गद्दी, क्या सच में ये हमारी राजकुमारी है? एक परी सेविका की तरह उस परी राजकुमारी से कहती हैं, महारानी, आप कब तक धरती लोक पर यूं छुपकर रहती रहेंगी? अब वो समय दूर नहीं जब काली परी हमारी स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देगी। हम कमजोर हो रहे हैं, आपकी अनुपस्थिति में हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है। मुझे पता है सखी, मैं जानती हूँ कि मेरा हर पल वहाँ रहना हम सब पर भारी पड़ रहा है, लेकिन अब बस दूर आते और फिर मैं उस राजकुमारी के शरीर त्याग कर आ जाऊंगी और हमेशा के लिए इस संसार में लौट आऊंगी। लेकिन महारानी, अगर किसी ने सच्चाई जान ली तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वो शरीर जिसमें आप वास कर रही हैं, वो तो एक निर्दोष कन्या का है। मैंने ये जीवन नहीं चुना सखी। 15 वर्ष पूर्व जब हम धरती लोक पर एक दिव्य मिशन के लिए आए थे, तभी एक काली जादूगरनी ने मेरे शरीर को भस्म कर दिया था। मेरी आत्मा वहीं भटकती रही और तभी वो छोटी राजकुमारी खेलते खेलते मेरे पास आई। मुझे आश्रय मिला उसके शरीर में, पर अब मैं थक चुकी हूँ। मैं उसकी बलि देकर स्वयं को मुक्त करना चाहती हूँ। मुक्त। हे प्रभु, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। राजकुमारी, वो तो केवल एक साधन बन गई है और मैं अब ये सब जानकर चुप नहीं रह सकता। मुझे ये सब महाराज को बताना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। महारानी, लौटने से पहले अमर कुंड में स्नान कर लीजिए, वही आपकी शक्ति को पूर्ण बनाएगा। हाँ, अमर कुंड, वही मेरी अंतिम तैयारी है। उसके बाद ही मैं शरीर का त्याग कर पाऊंगी। ये क्या? मेरे शरीर में अजीब सी जकड़न है, जैसे किसी ने मुझे बांध रखा था। हे भगवान, कहीं इसे सच्चाई का आभास ना हो गया हो। अगर ये सब जान गई तो मेरी जान भी खतरे में है और उसकी आत्मा भी। प्रभु, किसी भी तरह राजकुमारी और मेरी रक्षा करना। महारानी, अब समय कम है। आप अमर कुंड में स्नान कर चुकी है। सूर्य उदय होने से पहले आपको महल लौटना होगा। समय आ गया है, अब निर्णय अंतिम होगा। आज रात के बाद मैं फिर कभी इस शरीर में नहीं लौटूंगी। तब तक तुम इस राज्य का ध्यान रखना। काली परी पर कड़ी निगरानी भी रखना। दोनों बिरजू और परी राजकुमारी महल लौट आते हैं। अब और देर नहीं, मुझे तुरंत महाराज से मिलना है। ये रहस्य अगर अभी नहीं बताया गया तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। बिरजू तेजी से महल की ओर दौड़ता है, महल के गलियारों को पार करता है और राज दरबार की ओर बढ़ता है। तभी मंत्री सामने आ जाता है और रास्ता रोकता है। ठहरो बिरजू, अभी राज दरबार में महाराज किसी अति महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहे हैं। किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मंत्री जी, यह मामला उस निर्णय से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं जो लेकर आया हूँ वह पूरे राज्य की नियति बदल सकता है। बिरजू, धैर्य रखो, नियमों को तोड़ना ठीक नहीं। थोड़ी देर रुको, मैं खुद महाराज से कह दूंगा। मुझे क्षमा करें मंत्री जी, पर इस बार इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं है। यह सिर्फ मेरी खोज नहीं, बल्कि एक आत्मा की मुक्ति, एक जादुई रहस्य और एक पिता की चिंता से जुड़ी बात है। बिरजू,
तुम किस आत्मा की बात कर रहे हो? उस परी की जो राजकुमारी के शरीर में समाई थी और जिसके कारण सब कुछ बदल गया। अब और देर नहीं। महाराज क्षमा कीजिए, मुझे बिना आज्ञा के अंदर आने की धृष्टता करनी पड़ी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। अगर अभी ना बताया तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत बड़ा संकट आ चुका है। बिरजू, तुम्हारी हालत क्यों ऐसी हो रही है? बोलो क्या हुआ? राजकुमारी कहाँ है? कल रात मुझे पता चला, जब मैं राजकुमारी के कक्ष में गया था तो तुम और राजकुमारी दोनों गायब थे। बताओ तुम दोनों कहाँ गए थे? महाराज, मैं उसी बारे में आपसे कहने आया हूँ। मैं जो कहने जा रहा हूँ वह शायद आपके लिए कल्पना से भी परे हो, लेकिन हर शब्द सत्य है। तो कुछ पता चला? राजकुमारी रात को कहाँ गई थी? राजकुमारी के शरीर में एक परी की आत्मा वास कर रही है। जी हाँ, एक स्वर्ग लोक की शक्तिशाली परी जो वर्षों पहले एक काली जादूगरनी से लड़ते हुए अपना शरीर खो बैठी थी। और उसी वक्त राजकुमारी 5 साल की थी तो राजकुमारी के शरीर में वास करने लगी है और हर रात वो अपनी परी लोक जाती है। बिरजू, यह तुम क्या नाप शनाप बोल रहे हो? तुम जानते हो ये कैसे गंभीर आरोप है? राजकुमारी हमारी बेटी है। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपनी आंखों से वह लोक देखा है, स्वर्ग लोक जैसा स्थान जहाँ राजकुमारी अब एक परी के रूप में राजगद्दी पर बैठी थी। वहाँ मैंने उसकी बातें सुनी। वह कह रही थी कि अब बस 2 दिन शेष है, फिर वह राजकुमारी के शरीर से बाहर निकलकर अपने लोक लौट जाएगी और राजकुमारी की बलि दे दी जाएगी। तो कुछ पता चला? राजकुमारी रात को कहाँ गई थी? राजकुमारी के शरीर में एक परी की आत्मा वास कर रही है। जी हाँ, एक स्वर्ग लोक की शक्तिशाली परी जो वर्षों पहले एक काली जादूगरनी से लड़ते हुए अपना शरीर खो बैठी थी। और उसी वक्त राजकुमारी 5 साल की थी तो राजकुमारी के शरीर में वास करने लगी है और हर रात वो अपनी परी लोक जाती है। बिरजू, यह तुम क्या नाप शनाप बोल रहे हो? तुम जानते हो ये कैसे गंभीर आरोप है? राजकुमारी हमारी बेटी है। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपनी आंखों से वह लोक देखा है, स्वर्ग लोक जैसा स्थान जहाँ राजकुमारी अब एक परी के रूप में राजगद्दी पर बैठी थी। वहाँ मैंने उसकी बातें सुनी। वह कह रही थी कि अब बस 2 दिन शेष है, फिर वह राजकुमारी के शरीर से बाहर निकलकर अपने लोक लौट जाएगी और राजकुमारी की बलि दे दी जाएगी। बलि? यह कैसे हो सकता है? राजकुमारी की आत्मा कहाँ है फिर? राजकुमारी की आत्मा अभी भी जीवित है, लेकिन दबाई गई है उसी शरीर में। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वह परी दिन में उसके शरीर से बाहर चली जाती है और रात होते ही राजकुमारी के शरीर में आकर और राजकुमारी को लेकर अपने लोक चली जाती है। हे ईश्वर, मेरी बेटी, इसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा है? मेरी बेटी की रक्षा करो प्रभु। क्या कोई उपाय है बिरजू जिससे कि मैं अपनी बेटी को उस आत्मा से मुक्ति दिला सकूं? महाराज, हाँ, अगर हम उस परी की आत्मा को शांति से उसके लोक वापस भेज दें तो राजकुमारी को बचाया जा सकता है। लेकिन ये कैसे संभव है? वो कोई साधारण आत्मा नहीं, वो तो दिव्य लोक की है। और अगर हम बलपूर्वक कुछ करेंगे तो शायद वह राजकुमारी को क्षति पहुंचा दे। इसलिए मुझे अपने मित्र तांत्रिक से सहायता लेनी होगी। उस आत्मा की प्रकृति को केवल वही ऐसा यंत्र बना सकता है जिससे आत्मा को शरीर से अलग किया जाए
बिना किसी हानि के। तो फिर देर किस बात की बिरजू? तुम जाओ तुरंत अपने मित्र को लेकर दरबार में हाजिर हो, समय बहुत कम है। जी महाराज। बिरजू अपने पुराने मित्र तांत्रिक की कुटिया तक पहुंचता है और वहां वही डरावना कुत्ता फिर से उस पर भौंकता हुआ दौड़ता है। रुक जा, शांत हो जा, मैं तुम्हारे मालिक का मित्र हूँ। कुत्ता कुछ पल में शांत हो जाता है, फिर दरवाजे के पास बैठ जाता है। बिरजू कुटिया के भीतर प्रवेश करता है। वहाँ तांत्रिक ध्यान मग्न अवस्था में था। तो आ ही गया, मुझे पता था तू फिर लौटेगा। मैं खाली हाथ नहीं आया मित्र। देख, ये रही वो जादुई रस्सी, इसका काम पूरा हो चुका है और सच्चाई सामने है। राजकुमारी के शरीर में एक परी की आत्मा है। तो वो राजकुमारी वर्षों से किसी आत्मा का वास था उसमें, और अब उसे मुक्ति दिलानी है और इसमें सिर्फ तुम ही मेरा सहायता कर सकते हो। तुम्हारी तंत्र विद्या ही उसे अलग कर सकती है। राजमहल, बिरजू तुम बोल रहे हो? उस राजा ने तो मुझे अपने राज्य की सीमा में भी कदम रखने से मना किया था। जानता हूँ, पर अब बात किसी झगड़े या अपमान की नहीं। अब बात है एक मासूम आत्मा की मुक्ति की और एक पिता की संतान को वापस पाने की। ठीक है, और उससे पहले कठिन काम करना होगा। आत्मा को अलग करने के लिए एक विशेष जड़ी बूटी चाहिए जो इस मायावी जंगल के भीतर छिपी है। तो चलो, हम अभी निकलते हैं। नहीं बिरजू, वहाँ मैं नहीं जा सकता। वो जड़ी बूटी ऐसे स्थान पर है जहाँ तंत्र विद्या की शक्ति काम नहीं करती। केवल एक साधारण मनुष्य ही वहाँ प्रवेश कर सकता है, और तुम वही हो। क्या वहाँ कोई खतरा है? हाँ, वहाँ एक जादुई वृक्ष है जो 2 कठिन पहेलियाँ पूछेगा। केवल सही उत्तर देने पर ही वह जड़ी देगा। अगर तुम असफल हुए तो वापस आना मुश्किल होगा। अगर उस आत्मा की मुक्ति के लिए जान भी देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। फिर बिरजू आगे बढ़ता है और घना जंगल के बाद जादुई वृक्ष के पास जाता है। ठहर मनुष्य, यदि तू इस जड़ी बूटी को चाहता है तो पहले मेरे एक प्रश्नों का उत्तर दो। सुन प्रश्न। न खुद चलता है न उड़ता है, पर फिर भी सफर तय करता है। हर दिल में छिपा रहता है पर दिखता नहीं किसी को साफ। वह क्या है? वह है स्वप्न। वृक्ष हिलता है और एक नीली चमकती पत्तियों वाली जड़ी बूटी धीरे से नीचे गिरती है। तू बुद्धिमान है, ले जा इसे, पर याद रख इसे केवल एक बार ही प्रयोग में लाया जा सकता है। धन्यवाद। बिरजू जड़ी बूटी लेकर तेजी से लौटता है और तांत्रिक को सौंपता है। अब मैं इससे एक ताबीज बनाऊंगा। यही ताबीज राजकुमारी की आत्मा को शरीर से मुक्त करेगा। चलो मित्र, आज तुम दिखाई दो अपने हाथों का कमाल। जैसे ही बिरजू के साथ तांत्रिक प्रवेश करता है, राजा उन्हें देखता है और क्रोध से खड़े हो जाते हैं। बिरजू, ये क्या कर रहे हो तुम? इस तांत्रिक को मेरे महल में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या भूल गए मैंने इसे राज्य की सीमाओं से बाहर कर दिया था? महाराज, कृपया क्षमा करें, पर यह वही व्यक्ति है जो राजकुमारी को बचा सकता है। इसने एक ताबीज तैयार किया है जिसकी शक्ति से परी की आत्मा को अलग किया जा सकता है। तुम सच कह रहे हो तांत्रिक? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? जी महाराज, यह ताबीज मेरी तंत्र विद्या से अभिमंत्रित है। जब इसे राजकुमारी की गले में पहनाया जाएगा तो उसमें बसी परी की आत्मा स्वतः मुक्त हो जाएगी और अपने लोक में चली जाएगी। ठीक है, यदि तुम सच में ऐसा कर सको
तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, पर यदि यह सफल रहे तो परिणाम तुम्हें मालूम है। तांत्रिक चुपचाप ताबीज लेकर राजकुमारी की ओर बढ़ता है और वो मंत्र बुदबुदाते हुए ताबीज को उसके गले में पहनाता है। एक हल्की सी चमक उठती है और राजकुमारी एक चीख के साथ बेहोश होकर गिर पड़ती है। राजकुमारी! कुछ क्षण बाद राजकुमारी की पलकें हिलती हैं। वो धीरे धीरे उठती है, भ्रमित सी इधर उधर देखती है। तुम दोनों ने वह कर दिखाया जो मेरे राज्य के बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं कर सके। बिरजू, मैंने वचन दिया था, आज मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। महाराज, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है कि राजकुमारी अब स्वस्थ है। मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। मेरी पत्नी है, मेरा जीवन है। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे थोड़ी सी उपजाऊ जमीन दे दीजिए। मैं वहाँ खेती करूँगा और शांति से जी सकूंगा। मंत्री जी, इसे उपजाऊ भूमि प्रदान की जाए, साथ ही कुछ रेशमी वस्त्र भी। यह हमारे राज्य का सच्चा रक्षक है। जी महाराज। उसके बाद बिरजू सुख से अपना जीवन बिताने लगता है।